गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल। इट मीन्स कि हरियाणा के बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जिनका संबंध हमारे इतिहास से रहा है, हिस्ट्री से रहा है, पुराने समय से रहा है, यानी कि इन ज़िलों की कोई ना कोई जो है स्पेशलिटी रही है। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या योगदान रहा इसका हमारे इतिहास में, उनके बारे में जानेंगे। आज हमने इस वीडियो में हरियाणा के कुछ ज़िलों को ही लिया है, बाकी के ज़िलों को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट्स कुरुक्षेत्र की। तो कुरुक्षेत्र जो है भारतीय विचारधारा की जन्म स्थली, कुरुक्षेत्र जो है क्या है, आर्य संस्कृति का एक सबसे प्रसिद्ध क्या है, केंद्र है। किसका केंद्र है? आर्य संस्कृति का। और हिंदू समाज और धर्म ने एक निश्चित रूपरेखा जो है वो यहीं से स्टार्ट हुई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, हर लाइन जो है इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चंस एक एक लाइन और एक एक पैराग्राफ में से ही आपको निकल जाएंगे, उसको आपने ध्यान से सुनना है। अगर आप चाहें तो उसको नोट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पवित्र सरस्वती नदी जो है इसी क्षेत्र में बहती है। कौन सी नदी बहती है यहाँ पे? सरस्वती नदी बहती है। और इस नदी के तट पर महर्षि वेद व्यास ने अमर काव्य लिखा था, महाभारत जो है उसकी रचना की। अब देखिए कुरुक्षेत्र में कौन सी नदी बहती है? वहाँ पे सरस्वती नदी बहती है। और कौन सी नदी के तट पर महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना करी? वो भी सरस्वती नदी हो जाएगी। और महर्षि वेद व्यास ने किसकी रचना की? महाभारत की। महाभारत की रचना किसने की? महर्षि वेद व्यास ने की। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए आपके पास। आगे बढ़ते हैं। वेदों और उपनिषदों और पुराणों का जो है स्टार्टिंग जो है यहीं से हुई थी। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का जो प्रेरणादायक संदेश है, गीता का संदेश यहीं पे दिया था। यहीं पे कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में दिया था। कुरुक्षेत्र की बात कर रहे हैं हम। यही कारण है कि इसे भारत के प्रमुख तीर्थों में एक माना जाता है। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। यह पवित्र भूमि 80 मील यानी कि 128 किलोमीटर क्षेत्र की परिधि में क्या है, फैली हुई है। इसके अंतर्गत क्या है? प्राचीन भारतीय परंपराओं से संबंधित और महाभारत युद्धकालीन के अनेक जो है पवित्र स्थल हैं, मंदिर हैं और सरोवर हमें देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम थानेश्वर की। जो थानेश्वर है स्टूडेंट्स वो क्या है? बौद्ध और जैन साहित्य में जिस थुन, ध्यान दीजिएगा, जिस थुन और थुना ग्राम का उल्लेख किया गया है वही आगे चलकर क्या बना? थानेश्वर बना। और इसको स्थान विश्वर भी कहा जाता है, थानेश्वर नगर भी कहा जाता है। ठीक है। और थानेश्वर को जो है श्रीखंड जनपद की राजधानी बनने का भी सौभाग्य मिला। ठीक है, देखिए कितने क्वेश्चंस हो गए कि थुन और थुना ग्राम का उल्लेख जो हुआ है उसे कहाँ पे उल्लेख हुआ है? वो बौद्ध और जैन साहित्य में उल्लेख हुआ है। उसे आगे चल के किस नाम से जाना गया? थानेश्वर के नाम से जाना गया। और श्रीखंड जनपद की राजधानी कौन सी थी? थानेश्वर थी। आगे इम्पोर्टेंट एक और बात करते हैं कि शक्तिशाली जो वर्धन वंश है उसका अयोध्या भी कहाँ पे हुआ? यहीं हुआ, यानी कि थानेश्वर में हुआ। स्टूडेंट्स ओके। और दो जो हैं हमारे प्रतापी शासक जो प्रभाकर वर्धन और हर्षवर्धन के समय में जो है थानेश्वर अपने चरम सीमा पर था, उसका गौरव अपने चरम सीमा पर था। और हर्षवर्धन को तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों के कारण जो है अपनी राजधानी कान्याकुब्ज यानी कि कनौज को बनाना पड़ा था। यानी कि कनौज को पहले क्या बोला जाता था? कान्याकुब्ज बोला जाता था। और किसने बनाया था कनौज को अपनी राजधानी? हर्षवर्धन ने बनाया था। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही हम आगे बात करते हैं। स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं, थानेश्वर में आगे बढ़ेंगे कि जो हेमसोंग है उसके विवरण से यह ज्ञात हुआ कि थानेश्वर में 100 देवी मंदिरों और 3 बौद्ध विहार थे। और इन बौद्ध विहारों में 700 यानी कि 700 हीन यानी भिक्षु निवास करते थे। कितने भिक्षु निवास करते थे? 700। और कितने देवी मंदिर हैं थानेश्वर में? 100 देवी मंदिर हैं। और कितने बौद्ध विहार हैं स्टूडेंट्स? 3 बौद्ध विहार हैं।
आगे जानेंगे कि भान भट्ट के विवरण से पता चलता है, किसके विवरण से पता चलता है, भान भट्ट के विवरण से यह पता चला कि यहाँ हर घर में शिव की पूजा की जाती थी। किसकी पूजा की जाती थी? शिव जी की पूजा की जाती थी। और थानेश्वर में स्टूडेंट्स शुंग, कुषाण, गुप्त, वर्धन एवं गुज्जर प्रतिहार काल की अनेक सामग्रियां जो है हमें प्राप्त हुई हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पानीपत। स्टूडेंट्स, पानीपत से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। पानीपत के बारे में बात करेंगे कि महाभारत की जो लड़ाई के समय पांडवों ने जिन 5 गांवों को दुर्योधन से मांग की थी, उनमें से एक पनपत भी था। ठीक है, कौन सा था? पनपत भी था, जो कालांतर में अपभ्रंश होकर क्या बन गया? अब पानीपत बन गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पानीपत की प्रमुख जो है 3 प्रमुख लड़ाइयाँ लड़ी गई, जिन्होंने भारतीय इतिहास को एक जो है नया मोड़ दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये। जो पानीपत का प्रथम युद्ध है वो 1526 यानी 1526 में इब्राहिम लोदी, ध्यान देंगे, और बाबर के मध्य लड़ा गया। किस किस के मध्य? इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य लड़ा गया। पानीपत की स्टूडेंट्स कितनी लड़ाइयाँ हुई थी? 3 लड़ाइयाँ हुई थी। हम पहली जो है युद्ध है उसके बारे में बात कर रहे हैं। पहला युद्ध कब हुआ? 1526 में हुआ। किस किस के बीच में हुआ? इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य में हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? भारत में मुगल साम्राज्य की क्या पड़ गई? नींव पड़ गई स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि पानीपत की द्वितीय युद्ध कब हुआ। पहला युद्ध हुआ था 1526 में, द्वितीय हुआ 1556 में, तृतीय हुआ 1761 में। अब हम बात कर रहे हैं द्वितीय युद्ध की। द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1556 यानी 1556 में हुआ। यह किस किस में हुआ? अकबर और रेवाड़ी के हेमचंद्र यानी हेमू के मध्य में हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप जो है मुगल साम्राज्य की नींव क्या हुई? और ज़्यादा सुदृढ़ हो गई, और ज़्यादा मजबूत हो गई। ठीक है, आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं तीसरी लड़ाई स्टूडेंट्स पानीपत की। वो जो है 1761 यानी 1761 में पानीपत का जो है तीसरा युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की करारी हार ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की क्या रख दी? नींव रख दी। ठीक है, ये थे हमारे पानीपत के तीनों युद्ध स्टूडेंट्स। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट है यमुनानगर स्टूडेंट्स। यमुनानगर की बात करेंगे। यमुनानगर भी हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है क्या कहते हैं उसको, जिला है। तो यमुनानगर के बारे में चलिए लेट अस स्टार्ट। यमुनानगर जो है प्राचीन इतिहास को देखने से पता चलता है कि इस नगर का जो है पुराना नाम क्या था? अब्दुल्लापुर था। ये बात ध्यान देने के लायक है, और बहुत बार ये क्वेश्चन जो है बड़े आसानी से आपको मिल जाएगा कि यमुनानगर को पुराने समय में क्या कहा जाता था? अब्दुल्लापुर कहा जाता था, जो कि एक छोटा सा गांव था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज कि सन 1947 यानी 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पाकिस्तान से आए हुए कुछ विस्थापित जो हैं, जो यहाँ आकर बस गए, और धीरे धीरे जो है छोटे गांव ने नगर का रूप ले लिया। ठीक है, उस टाइम जो है वो लोग आके कहाँ बसे? यमुनानगर में बसे। यमुनानगर के पास ही है एक जगाधरी नाम से एक जगह है स्टूडेंट्स। तो कहा जाता है कि इसका पुराना नाम राजा योगेंद्र के नाम पर योगेंद्री था। क्या था? योगेंद्री था। जगाधरी को पहले क्या बोला जाता था? योगेंद्री बोला जाता था। और महाभारत काल में योगेंद्र एक योद्धा, एक राज्य और एक स्थान या एक पर्वत को कहा जाता था। देखिए, जगाधरी को पहले क्या कहा जाता था? योगेंद्री कहा जाता था। और यमुनानगर को क्या बोला जाता था? अब्दुल्लापुर कहा जाता था। और जो जगाधरी से समुद्रगुप्त के समय में, किसके समय में? समुद्रगुप्त के समय में सोने का क्या मिला था? सिक्का मिला था। तथा चौहान और दिल्ली के तोमर राजाओं को कुछ पुराने सिक्के भी हमें कहाँ से मिले? यहीं से मिले थे। किस किस के सिक्के मिले? समुद्रगुप्त के समय में यहाँ से सोने के सिक्के मिले। चौहान और दिल्ली के तोमर राजाओं के कुछ पुराने सिक्के भी हमें कहाँ से मिले बेटा? जगाधरी से ही मिले थे। और 1783 में जो है बुढ़िया के राजा राज सिंह ने इसे क्या किया? बसाया था। किसने बसाया था? बुढ़िया के राजा राज सिंह ने। और उनके साथ ही यहाँ एक व्यापारी वर्ग आके क्या गए? बस गए स्टूडेंट्स।
ओके, ये था यमुनानगर और जगाधरी के बारे में। आगे बढ़ते हैं, रेवाड़ी के बारे में स्टूडेंट्स बात करते हैं। रेवाड़ी जो है उसको महाभारत काल में राजा रेवत ने जो है इस नगर की स्थापना की स्टूडेंट्स। इनकी पुत्री का नाम क्या था? रेवती था। तो जिसे प्यार से क्या बोला जाता था? रेवा बोला जाता था। और रेवा का विवाह श्री कृष्ण के बड़े भाई किससे हुआ? बलराम से हुआ। ध्यान दीजिए, देखिए महाभारत काल में राजा रेवत थे। रेवत की जो बहन थी रेवती, पुत्री का नाम था रेवती, और रेवती को प्यार से रेवा बोला जाता था। उस रेवा की शादी किससे हुई? बलराम से हुई। बलराम कौन थे? भगवान कृष्ण के जो बड़े भाई थे, उनको बलराम बोला जाता था, जिन्हें यह नगर जो है दहेज के रूप में दिया गया था। ठीक है, तो पूर्व नगर को रेवावाड़ी जाना जाता था, और अभी कलांतर यानी एट प्रेजेंट हम जो है उसे रेवाड़ी के नाम से वो जाना जाता है, रेवाड़ी के नाम से वो प्रचलित हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था रेवाड़ी के बारे में। आगे बात करते हैं हम महेंद्रगढ़ के बारे में। महेंद्रगढ़ से भी बहुत क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, तो चलिए बढ़ते हैं महेंद्रगढ़ की तरफ। महेंद्रगढ़ जो है कानोडिया ब्राह्मणों द्वारा आबाद किए जाने के कारण महेंद्रगढ़ का पहले जो था उसको कानोड कहा जाता था। क्या बोला जाता था? कानोड कहा जाता था स्टूडेंट्स। क्या बोला जाता था? कानोड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। कहा जाता है कि जो महेंद्रगढ़ है वो बाबर के एक सेवक मलिक महमूद खान ने बसाया था। किसने बसाया था? बाबर के सेवक जो है एक मलिक महमूद है, उसने बसाया था। और 17वीं शताब्दी में जो है मराठा शासक तात्या टोपे ने यहाँ एक किले का निर्माण करवाया था। और 1861 में पटियाला रियासत के शासक महाराजा नरेंद्र सिंह ने अपनी पुत्री जो है मोहिंदर सिंह के सम्मान में इस किले को क्या बोला था? महेंद्रगढ़ का नाम महेंद्रगढ़ रख दिया। और नारनौल जो है निजामत का नाम बदलकर महेंद्रगढ़ निजामत रख दिया गया। स्टूडेंट्स, आपको ये बात समझ में आई कि जो 1861 में पटियाला रियासत के शासक नरेंद्र सिंह थे, उन्होंने अपने पुत्र जो है मोहिंदर, कौन था उनके पुत्र का नाम था? मोहिंदर सिंह, उसके सम्मान में ये जो है किला बनाया जिसका नाम महेंद्रगढ़ रखा गया था। ठीक है, और नारनौल निजामत को बदल के उसका नाम को बदल के क्या रख दिया गया? उसका नाम महेंद्रगढ़ निजामत रख दी गया था। स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स करनाल की। करनाल से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, मोस्टली हरियाणा जीके में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो करनाल की बात करते हैं। जो करनाल की नींव है वो भी महाभारत के महान योद्धा एवं एक दानवीर राजा करण द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई थी? करनाल की जो है नींव रखी गई करण के द्वारा रखी गई। और ऐसा माना जाता है कि करनाल नगर में आधुनिक करण ताल पर राजा करण जो है प्रतिदिन सोना दान किया करते थे। स्टूडेंट्स, ठीक है, और मध्यकाल में करनाल से 15 किलोमीटर दूर तराइन यानी कि जिसको अभी हम क्या बोलते हैं तराबड़ी के स्थान नाम से जानते हैं, तराबड़ी के स्थान में जो है युद्ध हुए थे, और परिणाम स्वरूप भारतीय इतिहास के अध्यायों में नवीन पृष्ठों में जो समावेश हुआ था। ठीक है, अच्छा जी, एक और इम्पोर्टेंट बात बताते हैं आपको करनाल के बारे में। करनाल जो है विश्व के मानचित्र में धान का कटोरा या फिर हरियाणा का पेरिस जैसी आधुनिक उपनामों से अलंकृत होकर करनाल जिले का समय समय पर प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है। इट मीन्स कि करनाल को धान का कटोरा भी कहा जाता है, हरियाणा का पेरिस भी कहा जाता है। बहुत बार ये वाला क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है कि धान का कटोरा किसे बोला जाता है? करनाल को बोला जाता है। स्टूडेंट्स, ठीक है, इसकी नींव किसने रखी थी? राजा करण ने रखी थी। ठीक है, और इसे हरियाणा का पेरिस भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे स्टूडेंट्स हिसार के बारे में। एक ऐतिहासिक उल्लेख के अनुसार 1354 में तुगलक वंश के सुल्तान फिरोज तुगलक ने एक दुर्ग के रूप में हिसार की स्थापना की थी। स्टूडेंट्स, हिसार जो है हिसार दुर्ग जो है के 4 गेट क्रमशः जो है नागौरी गेट, मोरी गेट, दिल्ली गेट और तालकी गेट के नाम से जो है प्रसिद्ध है। जो ये दुर्ग होते हैं स्टूडेंट्स, इनको किला भी कहा जाता है, किलों को हिसार कहा जाता है, और अस्तु में ही इसका नाम भी क्या पड़ गया? अब भी इसका नाम हिसार ही पड़ गया, क्योंकि वो किला था तो किले को जो है फारसी भाषा में हिसार बोला जाता है।
ठीक है जी। अब बात करते हैं हम अपने शहर की, अम्बाला की। तो अम्बाला नगर की स्थापना जो है 14वीं शताब्दी में अम्बा नामक राजपूत ने की थी। 1843 में यहाँ अंग्रेज़ों द्वारा एक छावनी बनाई गई और 1959 में अम्बाला पंजाब प्रशासन द्वारा बनाए गए जिले एवं मंडल का मुख्यालय बनने के कारण अधिक प्रसिद्ध हो गया स्टूडेंट्स। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। कैथल की बात होगी अब। कैथल जो है स्टूडेंट्स, कैथल शब्द जो है उसका उल्लेख जो है इतिहास में मिलता है। यहाँ पुराने ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थान और जगह जगह सदियों पूर्व बने भवनों के खंडर जो है अतीत का महत्वपूर्ण जो है यादें संजोए हुए हैं। बहुत सारे खंडर हैं। कैथल बहुत प्रसिद्ध जगह है। और कैथल में स्टूडेंट्स स्थित है, कैथल में स्थित कैथल, पुंडरी, शिवन और कलायत जैसे क्षेत्र इस बात का प्रमाण है कि यह भूमि धर्म और संस्कृति की सदा ही धनी रही है। कैथल में एक प्रसिद्ध जो है दुर्ग है, जो है प्रथम महिला शासिका रजिया बेगम की कब्र और 2 प्राचीन दरगाहें भी जो हैं वहाँ पे प्रसिद्ध हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बात है लाडवा की। लाडवा जो है कुरुक्षेत्र जिले की यह एक पुरानी नगर पालिका है जिसकी स्थापना 1867 में जो है की गई थी स्टूडेंट्स। ओके, आगे बात आती है मारकंडा। मारकंडा जो है बहुत ही फेमस जगह है स्टूडेंट्स, इस जो शाहाबाद में है। शाहाबाद मारकंडा की बात की जाएगी। वर्ष 1192 यानी कि 1192 में जो है तरावड़ी यानी तराइन की जो लड़ाई हुई थी, ये लड़ाई किस में हुई थी? तरावड़ी का मैंने अभी आपको पहले करनाल वाले टॉपिक में भी डिस्कस किया था। तो यह लड़ाई किस में हुई थी? इस लड़ाई जो है इसके पश्चात मोहम्मद गौरी के जो जर्नल ने शाहाबाद में जो है मारकंडा की जो मारकंडा नगर की स्थापना की थी। ठीक है, और बाबर ने इस नगर को इब्राहिम लोदी की सहायता से लूटा था। ठीक है, बाबर ने इस नगर को किसकी सहायता से लूटा था? इब्राहिम लोदी की सहायता से लूटा था। बीरबंदा बैरागी ने इस शहर पर आक्रमण करके इसको सिखों के अधिकार में दे दिया था। किसने दिया था? बीरबंदा बैरागी ने इसे सिखों के अधिकार में दे दिया। वर्ष 1850 में अंग्रेजों ने इस शहर पर अपना अधिकार कर लिया। कब किया? 1850 यानी 1850 में अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया। यह नगर महर्षि मार्कंडेश्वर की तपस्या स्थली रहती है। किसकी तपस्या स्थली है? मार्कंडेश्वर। ठीक है, इसीलिए इसको मारकंडा भी बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे उन्होंने बहुत तपस्या की। एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगी कि महर्षि मार्कंडेश्वर मंदिर आज भी मारकंडा नदी के तट पर जो है अवस्थित है और इसकी बहुत ही महानता मानी जाती है। मारकंडा नदी पर यह स्थित है स्टूडेंट्स। आज के लिए हम इतनी ही बात करेंगे। बाकी के जो हमारे प्रमुख जिले हैं और उनके इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो आपके साथ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।